यहाँ बिहार में एक बड़ी समस्या है भूमि सुधार की कि यहाँ पर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं। जो लोग बटाईदार हैं उनको भी कोई राइट नहीं है उस जमीन पर। बिहार में म्यूटेशन नहीं हुआ है और चूंकि परिवार बड़े बड़े हो गए तो लोगों का इंटरेस्ट हो गया है एक लैंड में। Hello friends, continuing the Jamindari system abolition and after that its implication on the state of Bihar. I am privileged to sit with Sri Vijay Prakash ji. He retired from the Bihar government, a very senior principal secretary. For people who don't understand, is an IS officer. एंड मैं इनके साथ बैठा हूँ. ही वॉज पार्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म सजेशन एडवाइजरी ग्रुप. उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किया है. तो सर वेलकम टू द चैनल. सो एज आई सेड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ ये जमींदारी सिस्टम. हिंदी में हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा लार्ज ऑडियंस. तो जमींदारी सिस्टम पे मैंने काफ़ी लोगों से सबसे पहले तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि लोग बोले कि शरद जी हमको ज़मींदार मत बोलिए, वी आर फार्मर्स. जमींदार इज़ नॉट अ गुड वर्ड. तो मैं उसी को रिस्पेक्ट करते हुए द बिग फार्मर्स ऑफ बिहार, काफ़ी बड़े बड़े हाउसेस हैं, चाहे दरभंगा हाउस हो गए, हथुआ महाराज हो गए, या और भी कुछ है. द 3 बिग फार्मर्स फ्रॉम नॉर्थ बिहार एंड 2 फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ बिहार. अभी तो खैर वो डिवाइड हो गया. ऐसे कुछ बड़े फार्मर्स थे, अब बाकी सब इंटरमीडिएटरी और छोटे छोटे फार्मर्स थे. तो मैंने उनका पर्सपेक्टिव लिया है जो इस वीडियो में आप देखेंगे. अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पर्सपेक्टिव लेता हूँ. तो विजय प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये जो जमींदारी सिस्टम एबॉलिशन हुआ, वॉज इट गुड? इंटेंशन वॉज गुड. नेहरू जी ने 1947 में ही दरभंगा महाराज के साथ बैठकर उन्होंने ऐसे किया, इवन बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन प्लेस. आई डोंट नो व्हाट वाज द हरी, बट उन्होंने किया और ये स्टार्टिंग बिहार से ही हुई. अब इस पे आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए एंड देन आई विल हैव अ फॉलो अप क्वेश्चंस. नहीं, जमींदारी प्रथा को समझने के लिए ये जरूरी है कि ये समझा जाए कि यहाँ पर जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ था 1793 में, उस समय से ही एक नई व्यवस्था लागू की गई जी. और जमींदार बेसिकली बड़े लैंडलॉर्ड तो थे ही, लेकिन बड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे. यहाँ जो भूमिका थी जमींदारी सिस्टम में जी, वो उनकी बड़ी भूमिका थी रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में जी. बेसिकली रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ इंटरमीडियरीज क्रिएट किए थे और इनको एक एरिया इनको दे दिया जाता था जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहते थे कि उतना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे जी. तो बेसिकली देवर रेवेन्यू कलेक्टर्स. रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए ऐसा था. अपने ये लोग चूँकि ज़मीन थी इनके पास, तो इसमें कई तरह की ज़मीन थी. जो इनकी खुद की ज़मीन भी थी, खुद भी ये लोग लैंडलॉर्ड थे, और प्लस दूसरे से जो लोग और लैंड को कल्टिवेट करते थे उनसे ये लोग रेंट वसूला करते थे, और रेंट फिक्स भी किया करते थे और वसूला भी करते थे. उस समय ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट और जो कल्टिवेटर्स थे इसके बीच में ज़मींदार हुआ करते थे, जो जिनका काम था बेसिक रेवेन्यू कलेक्ट करके देना. जब नई सरकार आई, जब इंडिया गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हुआ और अपनी सरकार आई, तो तब हुआ क्या कि इंटरमीडियरीज को एबॉलिश कर दिया जाए और डायरेक्ट कंट्रोल में इसको लिया जाए. और एक कॉन्सेप्ट आया लैंड टू द टिलर का, कि ज़मीन उनको ही दिया जाए जो कि उसमें कल्टिवेट करते हों, वो सीधा वो बात करें. क्योंकि मैं अभी उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो इंटरमीडियरीज का सिस्टम था उसमें सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज आ गए थे उसमें. तो उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो हुआ कि सारे इंटरमीडियरीज को एबॉलिश कर दिया जाए. और इसी में बिहार ने पहल की, और बिहार ने ऐसा किया कि बिहार जमींदारी एबॉलिशन का एक्ट, जिस समय में इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले ही ये चर्चा हो गई थी, और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी चर्चा थी कि हम लोग को सबसे पहले ये करना है. और यहाँ पर के.वी. सहाय थे. के.वी. सहाय हमारे बिहार विद्यापीठ से भी जुड़े रहे जी. बाद में तो मुख्यमंत्री भी हुए. उन्होंने ही सबसे पहले पहल की एज रेवेन्यू मिनिस्टर, और उन्होंने जमींदारी को एबॉलिश किया.
जमींदारी एबॉलिश करने से ऐसा हो गया कि अब सरकार सीधे कंट्रोल में आ गई और उसके बाद ये जितनी भी ज़मीन थी सरकार सीधे रेवेन्यू भी देने लगी और जो ज़मींदार थे उनको एडुकेट कंपेंसन भी दिया गया इसके लिए, इसका कंपेंसन भी दिया गया और उसके बाद रेवेन्यू लेना सरकार में एक डिपार्टमेंट बन गया जो कि रेवेन्यू लेता था। और दूसरी तरफ एक और आया कि ये एक मेजर देखा गया एज लैंड रिफॉर्म्स कि इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहली जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी वो थी कि हम लोग अब लैंड सीधा गवर्नमेंट जो टीलर्स थे या टीलर नहीं कहूँ मैं, जो फार्मर्स थे उनके साथ सीधा रेंट लेने लगी। नंबर 1 एबॉलिशन ऑफ जमींदारी हो गया। दूसरा बड़ा हुआ कि सीलिंग लॉज आ गए और सीलिंग लॉ में ऐसा सोचा गया उस समय में की सोच यह थी कि हम जितना अधिक ज़मीन, जितना जो लोग टीलर हैं उन्हीं के पास ज़मीन रहनी चाहिए, ज़मीन का कंसंट्रेशन किसी फार्मर के पास नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए रूल्स बनाया गया। 5-6 साल लगा समय, लेकिन बना और फिर बाद में उसमें कई अमेंडमेंट भी हुए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लग गया है अभी तक। मतलब ये 61-62 का ये एक्ट है और अभी तक ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। यह एक बड़ा मुद्दा रहा है, एक बड़ा चैलेंज रहा है। जो तीसरा पार्ट था वो था बटाईदारी का पार्ट, कि ये भी विजुलाइज किया गया था कि बटाईदारी को खत्म किया जाए। बटाईदारी वो हुआ कि अगर कोई रैयत है, परमानेंट सेटलमेंट में होता क्या है कि जो ज़मीन होती है वो रैयत की हो जाती है और रैयत के नाम से ही वो चलता है, लेकिन वो अगर किसी खुद नहीं अगर कल्टीवेट करके किसी दूसरे को कल्टीवेट करता है, उसके बदले में या तो क्रॉप शेयरिंग करता है या रेंट लेता है, तो उसको हम लोग शेयर क्रॉपर कहते हैं या बटाईदार कहते हैं। तो ये जो बटाईदार लोग होते थे इसको भी खत्म करने की बात थी कि बटाईदार को ही राइट दिया जाए। यह भी एक बड़ा अभियान चला, जो कि ये एक इसको विजुलाइज किया जाता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कारण ये है कि जो लोग यहाँ बिहार में एक बड़ी समस्या है भूमि सुधार की, कि यहाँ पर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि ज़मीन तो उनके पास है लेकिन वो खुद नहीं कोड़ते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो वो कल्टीवेशन चूँकि खुद नहीं करते हैं इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं। और जो लोग बटाईदार हैं उनको भी कोई राइट नहीं है उस ज़मीन पर, इसलिए वो भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उनको सिक्योरिटी नहीं है कि वो अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सरकार ने इसके लिए भी एक एक्ट बनाया था, अच्छा, इसको प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो भी ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया। प्रोटेक्शन की मतलब बटाईदारों को प्रोटेक्शन के लिए इसका भी काफ़ी जो कृषक वर्ग ने विरोध किया था और इसीलिए ये चीज़ एक अभी तक उलझन में है। और जो बिहार में लैंड रिफॉर्म्स एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। बिहार में जो उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी लैंड रिकॉर्ड्स बिहार का ठीक नहीं हो पाया। इसका एक बड़ा कारण ये था कि इसका 20th सेंचुरी के फर्स्ट फ्यू डिकेड्स में, मतलब 1910-20 के आसपास पहली बार कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। उसके बाद जो रिविजनल सर्वे प्रत्येक 20 साल पर नॉर्मली एक रिविजनल सर्वे हो जाना चाहिए, सभी ज़मीन का एक बार हिसाब किताब आ जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। रिविजनल सर्वे भी बहुत जगह कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत जगह हुआ तो आधा अधूरा हुआ और इसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स रह गए। इसका एक कारण यह भी था कि बहुत सारे ज़मींदारों ने अपना लैंड रिकॉर्ड्स दिया भी नहीं, किस कृषक के पास कितनी ज़मीन थी वो भी नहीं दिया। जो ज़मीन उनके पास थी उसको बकास ज़मीन कहते थे, तो बकास ज़मीन का भी हिसाब ठीक से नहीं दिया गया। बकास ज़मीन भी 2 तरह के होंगे, जो उनके ज़मीन थे जो कि उनके पर्सनल कल्टीवेशन में था, दूसरा उनके कल्टीवेशन में नहीं भी हो सकता है, किसी दूसरे फार्मर के कल्टीवेशन में हो। तो ये सब का जो डिस्प्यूट है वो अभी तक चला आ रहा है, 100 साल से ऊपर हो गया और ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो इससे जो एक नई समस्या आ रही है जिसको देखने की ज़रूरत होगी कि बिहार का, और चूँकि लैंड रिकॉर्ड्स बहुत क्लियर नहीं है, टाइटल क्लियर नहीं है। टाइटल में एक और
दिक्कत है जो जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि बिहार में म्यूटेशन नहीं हुआ है, और चूंकि परिवार बड़े बड़े हो गए तो लोगों का इंटरेस्ट हो गया है एक लैंड में। हो सकता है 1 बीघा 2 बीघा का ही जमीन हो, उसमें 50 परिवार के लोग सदस्य हो गए हैं, और 50 परिवार के सदस्य होने के चलते किसका क्लियर कट टाइटल है वो नहीं है, तो इसलिए उस लैंड पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और अधिकांश जमीन बिहार की इसी टाइटल के क्लियर नहीं होने के कारण, टाइटल स्पष्ट नहीं होने के कारण उसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए गांव में आप ज़्यादा देखेंगे कि गांव की जो ज़मीन है वो या तो गांव का जो ज़मीन इसका है वासडी है, वासडी में जहाँ लोग रहते हैं वो ज़मीन भी उसमें भी समस्या है, और क्योंकि उसमें भी कई लोग लगे हुए हैं, एक घर में 40-50 आदमी 100 आदमी का है, और जो फार्म लैंड है उसमें भी हो रहा है, इसलिए उस पर कोई लोन भी नहीं मिलता है, उसमें कोई इंडस्ट्री लगाने में भी दिक्कत है। तो ये समस्याएं हैं। और दूसरी तरफ एक और मुद्दा है कि एक बासगीत ज़मीन होता है। बासगीत मतलब जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, जो ज़मींदार के साथ जो लोग कृषक वर्ग काम करते थे, जो मजदूर थे, वो लोग उनको भी रहने के लिए कुछ ज़मीन दी जाती थी। अब बहुत बार ऐसा हुआ कि जब ज़मीन का प्राइस बढ़ने लगा तो लोग उसको हटाने लगे, तो सरकार ने बासगीत पर्चा देने के लिए एक एक्ट बनाया। यह भी हमारा लैंड रिफॉर्म्स का एक पार्ट था। और वो बासगीत ज़मीन का जो पर्चा दिया जाता है वो छोटी ज़मीन पर ही, तो ये भी एक बड़ा अभियान चला है। इसमें कुछ सफलता तो मिली है, काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन पूरी तरह से ये भी डिस्प्यूट आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये भी एक दूसरा पक्ष है। एक और पक्ष है जो मैं चाहूँगा, जो गैरमजरूआ ज़मीन थी वो 2 तरह की ज़मीन होती थी। एक गैरमजरूआ ज़मीन होता है जिसको गैरमजरूआ आम कहते हैं। गैरमजरूआ आम मतलब हुआ जो कि आम लोगों के उपयोग में हो, जैसे सड़क है या इवन तालाब है या गोचर की ज़मीन है, ये सब कब्रगाह है, शमशान घाट है, ये जितने भी जो आम लोगों के इसमें होता है उसको गैरमजरूआ आम कहते हैं। गैरमजरूआ मतलब हुआ, मजरूआ मतलब नॉन कल्टिवेबल। अच्छा, हाँ, मजरूआ मतलब कल्टिवेशन, गैरमजरूआ मतलब नॉन कल्टिवेबल। रेजिडेंशियल नहीं आएगा, रेजिडेंशियल तो होता ही नहीं है, रेजिडेंशियल तो गैरमजरूआ होगा नहीं। हाँ, रेजिडेंशियल फार्म लैंड ही समझा आता है। अच्छा, रेजिडेंशियल लैंड इस पे हम आएंगे क्योंकि इस पे भी बहुत एक लोग ने मुझे मजेदार बात बताई। पहले आप थॉट फ्री क्लियर हाँ, तो ये मैं ये क्लियर करता हूँ। तो ये जो गैर मजरूआ जमीन हुआ, नॉन कल्टिवेबल लैंड, तो नॉन कल्टिवेबल लैंड 2 तरह के हुए। एक जमीन जो कि गैर मजरूआ आम है और एक जमीन जो कि गैर मजरूआ खास है। तो खास जमीन सरकार की जमीन हो गई। तो ये जो सरकार की गैर मजरूआ खास जमीन हुई, ये सरकार के इसमें रहती है कल्टिवेशन में। और एक अभियान चला कि गैरमजरूआ खास जमीन को गरीबों को कल्टीवेट करने के लिए दिया जाए, गैरमजरूआ को मजरूआ बनाए। ठीक है। तो ये बड़े पैमाने पर लाखों एकड़ जमीन, कई लाख एकड़ जमीन लोगों को बांटा गया। और जब हम लोग थे सर्विस में तो हम लोगों ने अभियान चला के टाइटल देकर बांटे या सही बांट के भूल गए? नहीं, गैरमजरूआ जमीन जैसे उसका भी तरीका था, उसमें भी कई डिस्प्यूट हुआ। हाँ। कि सरकार को खुद ही मालूम नहीं था गैरमजरूआ सही है कि नहीं है, और आपने बांट दिया। वो भी हुआ है, लेकिन मैं जो बांटता था उसमें फिर दूसरा डिस्प्यूट भी होता था। बांट तो हम देते थे लेकिन कब्जा नहीं होता था, कब्जा नहीं हुआ और उसके चलते डिस्प्यूट हो गया। तो मैं दूसरा करता था। और दूसरी बात उसमें भी कि किसी को देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इस पर डिस्प्यूट होता था। बीच में जब वार वगैरह चलता था तो सैनिकों के लिए देने के लिए बात हो गई कि सैनिकों को दिया जाए, तो कुछ जगह पर सैनिकों को दिया गया, कुछ जगह पर नहीं दिया गया। इसके लिए भी बहुत सारा बिगड़िंग हुआ। तो वो मतलब वो बहुत क्लैरिटी उसमें नहीं रही, इसलिए कुछ समस्याएं हुई। लेकिन गैरमजरूआ ज़मीन से किसानों को, आम जो मजदूर थे और किसान थे, उनको फ़ायदा हुआ, डेफिनेटली फ़ायदा हुआ बिहार में। और उन लोगों ने ये भी किया था। मैं एक तरीका अपनाता था उसमें, मैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीओ था, तो मैं क्या करता था कि जितने इस तरह के गैरमजरूआ ज़मीन थे या सीलिंग सरप्लस लैंड थे, उसका पहले प्लॉट साइज बनाता था। प्लॉट साइज बना करके उसको बाइफर्केट करता था। सपोज कि 50 एकड़ का प्लॉट आया तो उसको 50 आदमी में हमको बांटना है, तो 1-1 एकड़ का हम प्लॉट्स बना दिए। बना करके लॉटरी करते थे, जितने लोग रहते थे उनको लॉटरी करते थे, और लॉटरी करके वहीं पर उन्हीं के बच्चों से लॉटरी कराते थे, ताकि ये भी नहीं लगे कि कोई बाहर का आदमी आया है या कोई आदमी बेईमानी कर लिया।
उनके बच्चों से लॉटरी कराते थे और लॉटरी करा करके उन्हीं को फिर वहीं पर सबका पोजीशन दिलवा देते थे, वहीं पर रसीद कटवा देते थे ताकि ये फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं हो। इस जमीन को उनको बेचने का अधिकार नहीं दिया गया था। हाँ, ये सिर्फ कल्टीवेशन का अधिकार दिया। कितने सालों के लिए उनको मिलता था? तो परमानेंट मिलता था, परमानेंट मिलता था। उनके परिवार को मैंने वो उनके बच्चे यूज कर सकते हैं लेकिन वो बेच नहीं सकते हैं। इतना एक ही चीज रखा गया था, वो बेच नहीं सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट कल्टीवेशन उनकी जीविका के। ये सब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में है सब हाँ, डेटा? सारा ठीक है, ओके। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। हाँ। इसी तरह से भूदान की जमीन बहुत आई बिहार में। बिहार में भूदान का अभियान चलाया था विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। तो जब और उसमें बहुत सारी जमीन आई, उसके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया भूदान यज्ञ समिति का, और वो जमीन भी बटी, लेकिन उसमें भी क्लैरिटी ऑफ, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स की क्लैरिटी नहीं है, टाइटल की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उसमें भी काफ़ी डिस्प्यूट हुए। अभी तक डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाया। 60-70 साल के बाद भी डिस्प्यूट सेटल ना होना यह एक चिंता का विषय है सरकार के लिए भी। लेकिन ये एक मेजर मुद्दा था, और ये ऐसा हुआ कि चूंकि हमारा समाज कृषि आधारित समाज है, तो इसीलिए जमीन ही गांव के लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है और जीविका का भी प्रश्न है। तो इसलिए जो भूदान की जमीन भी एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनके लिए बना। गरमजोड़ा जमीन भी और ये भी जमीन, ये दोनों बना। तो अभी मैं समझता हूँ इसी स्टेज पर हम लोग हैं। जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि बिहार जब ये सब हो रहा था 1947 में, जो डेटा बोल रहा है कि 1947 टू 1950 जमींदारी एबोलिशन एक्ट, 55 से 61, 1955 टू 1961 सीलिंग बिल एक्ट, एंड 2000 में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में। तो इस साजानंद हो गए, विनोबा भावे जी हो गए, जयप्रकाश जी हो गए। जबकि दक्षिण भारत में मैं जब देखता हूँ या महाराष्ट्र में देखता हूँ तो वहाँ भी बड़े बड़े ज़मींदार थे, और एबोलिशन स्टार्ट हुआ बिहार से, जो कि एक बहुत रिच राज्य नहीं था उसमें भी। एक तो मैं उसका थोड़ा सा आपसे हिस्टोरिकल रीज़न पूछूंगा कि यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ, बंगाल से क्यों नहीं हुआ, पंजाब से क्यों नहीं हुआ, वाई दे टारगेटेड बिहार फॉर दैट। एंड दूसरा मेरा प्रश्न है, जब मैं बिग फार्मर से बात कर रहा था तो बोले कि देखिए ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि जमींदारों से, सो कॉल्ड जमींदारों से ज़मीन लेकर, अभी बिहार के जो गवर्नर हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं आपकी किसी भी प्रॉपर्टी इसमें। तो बिहार गवर्नर इज़ एक्चुअली ओनर ऑफ द लैंड, ही इज़ राइट नाउ द बिगेस्ट जमींदार। टेक्निकली आप लीज पे लेते हैं, आपके पास ज़मीन नहीं होती है ओनरशिप बिहार का। अब ये आप क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे बोला, और बोला कि जो सो कॉल्ड जमींदार थे या बिग फार्मर्स थे, ये लोग फार्मिंग पे टैक्स लेते थे, जो आपने कलेक्शन की बोला। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई तो उन्होंने वो ज़मीन, जो 30% ज़मीन जो रेसिडेंशियल ज़मीन होता था, मंदिर का, हॉस्पिटल का, जिसको नहीं टैक्स वाले फॉर्म में लाते थे ज़मींदार, उस पर भी गवर्नमेंट ने उसको भी अपने कंट्रोल में लाया, और उसको भी तो उनका वो एक कंप्लेन काइंड ऑफ था कि सरकार बिगर जमींदार बन गई और बड़ा ज़मीन ले ली, और अभी भी देखिए गरीबी वैसा ही है, स्ट्रगल वैसा ही है। तो इस एस्पेक्ट पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। नहीं, दो मुद्दे समझा दूँ। देखिए बिहार, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट आया बंगाल जी, लेकिन यहाँ जमींदारी सिस्टम था जी, वहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम था। साउथ में रैयतवाड़ी ओके था, वो वहाँ जमींदारी सिस्टम नहीं था। बड़े लैंडलॉर्ड थे वहाँ, बड़े लैंडलॉर्ड थे। यहाँ जमींदार थे। जो जमींदार एक इंटरमीडिएट था, वहाँ इंटरमीडिएट सिस्टम नहीं था जी। इसलिए वहाँ का लैंड रिकॉर्ड्स अभी भी अच्छा है। और पंजाब साइड में महलवाड़ी सिस्टम था, तो वहाँ पर भी सिस्टम ठीक है। यहाँ यूपी में ठीक है। यूपी में भी, चूंकि यूपी में भी जमींदारी सिस्टम नहीं था, इसलिए वो जमींदारी सिस्टम बंगाल ही प्रेसिडेंसी में था। तो इसलिए जो बंगाल इंडिया में, तो इसलिए का बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इसी में, तो ये समस्याएं इधर ही सीमित रही। तो इसलिए जमींदारी एवोल्यूशन की जहाँ बात है तो वो इधर ही होता। ठीक है। सीलिंग सरप्लस लैंड सब जगह लगा, बाद में लगा, लेकिन और जगह भी लगा। देखिएगा ये शेयर क्रॉपर्स के बारे में बंगाल ने अच्छा किया, शेयर क्रॉपर्स का सबका नाम लिखवा दिया होगा।
उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया कि शेयर क्रॉपर्स को काम करवा दिया। बिहार में वो अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक हम लोग एक्ट भी बनाए तब भी नहीं हम लोग कर, तो वो एक गंभीर समस्या है। जहाँ तक आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा था कि ये बात सही है, पहले भी जमीन गवर्नमेंट ही की रहती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो गवर्नमेंट थी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को दे दिया था रेंट कलेक्शन के लिए, और वही सेटलमेंट भी करते थे और रेंट कलेक्ट करके देते थे। कलेक्टर का काम था, कलेक्टर कमिश्नर वगैरह जो आया, ये बेसिकली इसी कलेक्शन के सिस्टम को गवर्नमेंट की ओर से ओवरसी करने के लिए ये लोग थे। कलेक्टर का काम था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और रेवेन्यू से रिलेटेड डिसीजंस लेना, बाद में जो एक्ट आए उसको गवर्न करना। लेकिन यहाँ ये जो था, जब जमींदारी एबॉलिश हो गया तो सारा जमीन जो है वो गवर्नमेंट में वेस्ट कर गया। तो लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट जिसका हो गया है, मतलब जिसको रैयत हो गया है, वो रैयत हो गया है। कुछ जमीन ऐसा था जो शहरों की जमीन थी, उसको खास महल कहते थे। खास महल मतलब जैसे पटना शहर में जमीन, शहर की जमीन को आइडिया ये था कि इसको परमानेंटली नहीं दिया जाए, क्योंकि आवश्यकताएं शहरों की अलग अलग होंगी, और ये 30 साल के लिए दिया था, सिर्फ 30 साल के लिए, और 30 साल के बाद उसका रिन्यू होता, ये लीज पर दिया था। ठीक है, वो जमीन लीज पर नहीं दिया गया है, वो जमीन जो दिया गया है वो परमानेंट सेटलमेंट है। लेकिन बाद में यहाँ पर भी हल्ला हुआ, तो अभी तो बिहार में नहीं हुआ है ये अभी तक किस तरह से दिया जाएगा, लेकिन और स्टेट में दिल्ली वगैरह में तो लोगों ने उसको भी रेगुलाइज करने का सिस्टम निकाल दिया, तो परमानेंटली सेटलमेंट वहाँ पर भी हो गया। लेकिन वहाँ पर जितनी गैर मजरूबा जमीन रह गई वो रह गई सरकार के कंट्रोल में। जितना दान की जमीन हो गई, मान लीजिए इसका जमीन हो जाएगा टेम्पल का या स्कूल का या और चीज़ों का, तो वो गवर्नर के नाम से लिख देते थे कि स्टेट का वो ओनरशिप उसमें हो जाए। तो स्टेट का ओनरशिप रहने से उसका वो तो सारे जमीन पे गवर्नर का ओनरशिप नहीं है। बिहार से ट्राई पार्टी नहीं करते, हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने अगर मान लीजिए नहीं तो आप अपना जमीन है, आप अपना जाकर कर सकते हैं। तो हम स्टैम्प ड्यूटी क्यों देते हैं फिर? स्टैम्प ड्यूटी देते हैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। हम रिकॉर्ड कीपर के रूप में आपसे पैसा लेते हैं जी। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम क्योंकि जितना तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1935 वगैरह के आसपास, तो उस समय जब आया था तो उसका आइडिया ये था कि हम रिकॉर्ड कीपिंग शुरू कर दें कि जो जमीन का रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट जितने इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी सबका रिकॉर्ड किया जाए। ये तो जैसे कार का रजिस्ट्रेशन होता है, कार का रजिस्ट्रेशन होता है तब भी आप पैसा देते हैं। तो जितना भी इस तरह का वर्क गवर्नमेंट करती है तो उसके लिए फीस लेती है। स्टैम्प ड्यूटी तो बेसिकली लेती है वो कि उसी से वो अपना ये चलाती है, वो स्टैम्प ड्यूटी जस्ट लाइक अ टैक्स। तो अभी हम लोग आते हैं चैलेंजेस पे, सब तो हम लोग समझ गए, प्रॉब्लम को समझ गए, जो भी है फेलियर्स हुआ। अब आप एज अ गवर्नमेंट जब आप लोग इतनी बड़ा ये जो आप जो गैर मजरूबा जो सब जो शब्द बताए वो आप इतना बांटे, आपके पास पूरा बिहार का लैंड रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं था, हमारे पास डिजिटाइज नहीं थे, हम क्लैरिटी आज भी नहीं है कि कौन किसका ज़मीन है, और हम बांट रहे थे, मैंने हम और फर्दर प्रॉब्लम ऐड कर रहे थे टू सॉल्व सम क्विक पॉलिटिकल गेन। पॉलिटिक्स उसको पॉलिटिकल आंसर अलग हो सकता है, लेकिन क्या शॉर्टकमिंग रही? मैंने ठीक है बिग फार्मर्स के पॉलिटिकल मसल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसल है, बट क्या शॉर्टकमिंग रही? आप क्या सजेशन करते हैं? आई थिंक एक दो में हम लोग उसको रैप कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा है कि देखिए ये कहना सही नहीं होगा कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ जी, क्योंकि आप बहुत गरीबों को इससे बहुत लाभ हुआ, और जिनको ज़मीन मिल गई उनके परिवार का भरण पोषण उसी से हुआ, एक उनको डिग्निटी मिल गई, और समाज में जो बदलाव आया है उसका यह एक आधार बना। इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको लागू करने में जिस तरह का एफर्ट किया जाना चाहिए था लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के संदर्भ में, वो हम लोग नहीं कर पाए। उसका कारण क्या हुआ बताता हूँ। जो हमारा प्रशासन है
उसको रेवेन्यू काम को छोड़ करके नॉन रेवेन्यू वर्क में, डेवलपमेंटल वर्क में ज़्यादा लगा दिया। फोकस, अच्छा। कलेक्टर का काम कम करने लगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम ज़्यादा करने लगे, ओ, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम ज़्यादा। कलेक्टर की 3 भूमिकाएं होती हैं। अच्छा, कलेक्टर का काम होता है एज कलेक्टर वो लैंड का काम देखता ट्रू, है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वो लॉ एंड ऑर्डर देखता है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में वो डेवलपमेंट का बट काम आप लोग सब करने लगे। वो ज़्यादा करने लगे, और ये जो इसका काम है जी। वो कम करने लगे। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो यहाँ जो सॉल्व होना चाहिए था, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब सर्वे का काम है, सॉल्व करना चाहिए था, चकबंदी का काम था, उसको परसू करना चाहिए था, तो लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया गया, सरकार ने भी नहीं दिया, और सरकार ने नहीं दिया ऑब्वियसली, तो उस प्रशासन भी उतना चुस्त नहीं रहा। तो रिजल्ट ये हुआ है कि अभी तक काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी तक बना हुआ है, 2025 में भी, हाँ, अभी 2025 में भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो टाइट, इसलिए अभी जो डिजिटल ये चल रहा है, ये बहुत सही दिशा में कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे सेटल करेगा। लेकिन जितना इशू कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको कुछ ड्रास्टिक सॉल्यूशंस चाहिए। बिहार को बदलना है तो बिहार में देखिए कई फ्रंट पर काम करने की जरूरत है। जैसे सिंपल चीज है, पूरे गांव को अब हमको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय रीस्ट्रक्चर? रीस्ट्रक्चर मतलब होता है गांव की आवश्यकताएं बदल गई हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, गांव का पहले जो आवश्यकता थी, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए गांव का। पहले गांव की हमारी आवश्यकता थी सिर्फ खेती करना और खेती के लिए फार्म लैंड रखना जी। गांव में। इसलिए जितना भी हमारा घर था वो नॉन रेंट फ्री लैंड था, हाँ, क्योंकि वो खेती को सपोर्ट करने के लिए था, उससे कुछ अर्निंग नहीं होती थी, तो इसीलिए उसको रेंट फ्री रखे हुए था। रेंट फ्री रखे हुए थे तो उसका कोई कागज ही नहीं है, ट्रू, कागज नहीं है। तो अब हमको जरूरत है, गांव में भी हमको जरूरत है कि हम छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाएं, छोटा छोटा सा बिजनेस हो गांव में, सड़क के लिए जरूरत है, गांव में पानी के लिए जरूरत है। तो अब जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जमीन चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी जमीन चाहिए, फॉरेस्ट्री के लिए भी जमीन चाहिए, और एग्रीकल्चर के लिए भी जमीन चाहिए। तो मैं जो व्यापक एक रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूँ कि गांव के पूरे सिस्टम की रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है। इसके कई मॉडल्स हो सकते हैं जिस पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये करने की जरूरत है। और दूसरी चीज जो कि गवर्नमेंट को करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ काम करती है, वो है लैंड। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का नाम था पहले लैंड रेवेन्यू, हाँ, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना बस। हाँ, उसके बाद आया लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स सेकंड प्रायोरिटी थी, रेवेन्यू कलेक्ट करना पहला बाद। लेकिन बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स नहीं, आज तक हम लोग लैंड मैनेजमेंट नहीं किए। हमको लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चाहिए, जिसका काम होगा सिर्फ यही नहीं, जिसका काम होगा कि वो प्लान करे कि फ्यूचर में हमको कितनी जमीन की जरूरत है, ठीक है, किस चीज़ के लिए कितनी जरूरत है। जैसे हम लोगों को अगर एग्रीकल्चर के लिए कितना रखना होगा, फॉरेस्ट्री के लिए कितना रखना होगा, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना रखना होगा, इंडस्ट्री के लिए कितना रखना होगा। डिफरेंट सेक्टर्स का सबका कम्पिटिटिव क्लेम्स है। उस कम्पिटिटिव क्लेम्स को कैसे हम लोग करेंगे, वेरी गुड, और कैसे उसको हम लोग मैनेज करेंगे, ये लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए। तो ये वो अभी सोच सरकार में नहीं आई है। जैसे यहाँ पर सिंपल चीज़ है कि बहुत सारे लोग जमीन रखे हुए हैं, लेकिन जमीन वो रहते हैं अमेरिका में, और जमीन यहाँ पर खाली रहता है। तो ये वेकेंट रखना भी देश के लिए बहुत बड़ा एक आर्थिक गुनाह है। तो हम उसको कैसे हैंडल करने जा रहे हैं। कर्नाटक में एक मित्र हैं, बता रहे थे कि उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कर्नाटक सरकार को लैंड रिफॉर्म पे। तो उन्होंने बोला कि 12% लैंड जो है इस तरह से ब्लॉक्ड है, 12% वहाँ के 12% को, और उसका टैक्सेशन। तो बोले कि अगर पनिशमेंट एक्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट आप लगाइए, रेंट बढ़ा दीजिए, रेंट बढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो रेंट बढ़ा दीजिए। तो ये सब सजेशन ऑलरेडी है स्टेट डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट, वो आपको कलेक्ट करने की जरूरत है। नहीं, ये जो एब्सेंट यहाँ बिहार में करीब ये 50% से ऊपर है। 50%? हाँ, ये जब 50 तो मैं कम कर रहा हूँ, इट शुड बी अबाउट 2/3 कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं। बट वो कुछ तो खेती करते होंगे ना। नहीं, दूसरा आदमी खेती करता है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करता है। ट्रू, लैंड को डेवलपमेंट, हाँ, लैंड को बस सिर्फ उस काऊ को दूर आया बस, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो छीट दिया, जो आया सो आया। इसलिए जो लैंडलॉर्ड है उसको भी कुछ मिलता नहीं है।
अब देखिएगा उसको भी कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो कहता है कि हमको तो धान हुआ ही नहीं, गेहूँ हुआ ही नहीं, हम पानी डाले ही नहीं, वगैरह वगैरह जो भी। तो कोई आप लोग का बिहार में कभी कमेटी बनी जो कंटिन्यूअसली इस तरह पे स्टडी करते रहे, रिसर्च करते रहे, या आप लोग रैंडमली एक मुख्यमंत्री बुलाए, आप लोग 2 अफसर बैठे? नहीं, कैसे बहुत स्टडी बहुत हुआ जी। है, स्टडी रिपोर्ट भी दिया हुआ था। तो बंदोपाध्याय साहब रिपोर्ट दिए थे, बहुत फेमस रिपोर्ट भी था। अच्छा। हमारे सीनियर कलीग थे, अच्छा। उनका दिया हुआ था। वो अच्छा रिपोर्ट सब हैं, रिपोर्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए जो Will power पॉलिटिकल नहीं है। विल चाहिए वो भी नहीं था। पॉलिटिकल विल नहीं है, जैसे बिकॉज बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। एक तो लीज का सुझाव था, लीज। हाँ, मैं भी उसको बहुत परसू किया, लेकिन लीज पर भी सरकार सहमत नहीं हुई, क्योंकि लीज में हम लोग ये कह रहे थे कि जो भी अभी कर रहा है, जैसे कोई लैंडलॉर्ड है अमेरिका में, लेकिन कोई आदमी यहाँ काम कर रहा है, तो उसको फैसिलिटेट कीजिए कि 1 रुपये में हम उसका लीज करवा दें। लीज करा देने से मान लीजिए 5 साल के लिए लीज कर, 5 साल के लिए वो निश्चिंत हो जाएगा, तो 5 साल के लिए वो इन्वेस्ट करेगा। अगर 10 साल के लिए कर दीजिएगा तो उसमें सब्जी हो सकती है, या उसमें कोई ऑर्चार्ड लगा सकता है, या कोई पानी वाटर बॉडीज ही बना सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट तब करेगा जबकि उसको एक टाइम पीरियड के लिए उसको सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये चीज़, लेकिन ये लीज पर भी सहमति नहीं हुई, क्योंकि लीज वर्सेस बटाईदारी इसका डिस्प्यूट रहा। सरकार उस पर हाथ ही नहीं डालना चाहती है, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है जिसमें कि लोग। तो हम लोग इस पे और भी बात करेंगे, तो बहुत लंबा है, हम लोग फिर कभी और एपिसोड करेंगे। अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार के जो भी लीडरशिप हुई है अभी तक, वो सोशलिस्ट और पैटर्न की ज़्यादा हुई है पॉलिटिकली, चाहे कोई भी पार्टी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन। अब सोशलिस्ट एंगल में आप कैपिटलिस्ट का नॉट एकदम यूएस फॉर्म का कैपिटलिस्ट, बट धन अर्जन, आपकी जब सोच नहीं है कि आपको 10 लाख एकड़ 5 लाख एकड़ रेलवे फैक्ट्री, एयर डिफेंस फैक्ट्री, या इवन हॉस्पिटल, इस पूरे जोन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ, ताकि आप रेवेन्यू, जब आपके पास वो सोच नहीं है तो आप जोनिंग कैसे करेंगे? आप जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ जो विलेज बता रहे हैं, आप कहीं भी कुछ खोल दे रहे हैं, राइट? ये सो इतनी बड़ी जो आई डोंट नो कि बंदोपाध्याय जी ने क्या रिसर्च किया होगा, बट इतनी बड़ी सोच नहीं, तो आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे? हम टोटली आप डिस्कनेक्टेड हैं। अभी बताता हूँ, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, मैं बताता हूँ। अभी तक जो भी हमारी प्लानिंग होती रही है वो सिटी प्लानिंग होती है। सिटी प्लानिंग? हाँ, सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग मतलब प्रत्येक सिटी में हम जोनिंग करते हैं जी। वो भी जोनिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सिंगापुर या और कंट्री से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर कि लैंड लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। और लैंड लॉज क्या है, वो वहाँ पर कोई ज़मीन परमानेंट सेटलमेंट का नॉर्मली नहीं दिया जाता। बहुत कम ज़मीन है जो कि दिया गया है, और बाकी सभी ज़मीन को वो लोग लीज पर देते हैं, और इवन मकानों को भी तोड़ देते हैं। ये तो यहाँ पर सिटी में जोनिंग होती है, गाँव की कोई प्लानिंग हुई नहीं है। गांव का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रिस्ट्रक्चरिंग और गांव की प्लानिंग करने की जरूरत है। रूरल डेवलपमेंट हम करते हैं, लेकिन रूरल प्लानिंग डिपार्टमेंट कहीं डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट सिर्फ स्कीम्स चलाता है, वो रूरल डेवलपमेंट या रूरल प्लान नहीं करता है। ये बहुत बड़ा पंचायती राज स्कीम सब कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं करता, कोई आदमी नहीं, ये काम ही नहीं है, ये कहीं पर है ही नहीं, रूरल प्लानिंग कहीं है ही नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़। अब लोग घर बना लेते हैं, लेकिन वो उसके लिए सड़क के लिए छोड़ते नहीं हैं जी। तो ये सब गंभीर मुद्दा है जिस पर कि हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब जो कैपिटलिस्ट मुद्दा आपने उठाया, सरकार सोशलिस्ट रही है, इसलिए इन लोगों का कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन नहीं रहा है, तो ज़मीन में भी कैपिटल ओरिएंटेशन नहीं रहा है जी, बिल्कुल। इसलिए भी दिक्कत हुई। हो सकता है कि अगर शायद हम लोग जमींदारी बड़े लैंडलॉर्ड्स को छोड़ते, हम लोग सीलिंग नहीं करते, तो आपका स्ट्रक्चर दूसरा होता। लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हुए जो कि प्योर काफ़ी एक्टिविस्ट थे, जो चीफ मिनिस्टर हुए, मैं जानता हूँ कुछ चीफ मिनिस्टर ऐसे थे जो कि हम लोग अररिया में थे उस समय में, तो उस समय में जो हमारे डीएम थे आए थे, तो उनको अपने गाड़ी में प्लेन में बैठा करके वहाँ ले गए थे, ताकि आप यहाँ का सब सीलिंग केसेस को आप डिस्पोजल करेंगे। तो सीलिंग केसेज उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं अररिया में
56 केसेस थे मेरे यहाँ बड़े लैंडलॉर्ड के, मैंने सारा केसेस डिस्क्लोजर कर दिया था। नाइस। और जिस रोज मैं लास्ट डिस्पोजल कर रहा था उस रोज मेरा ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो खैर वो सब भी होता है। हाँ। लेकिन मतलब एक Job hazard तो मंत्री का जी। जमीन मैंने लिया था करीब 1000 एकड़। ओह, तो that was- जिस रोज मैं ऑर्डर पास मंत्री जी सुन रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ नहीं है लेकिन जी। लेकिन उनके परिवार के लोग हैं मतलब, लेकिन उनसे कोई मुझे ये नहीं है, लेकिन उन लोगों ने राइट। ये हुआ वो अलग कहानी है उन लोगों की। लेकिन ये उन लोग कुछ लोगों ने बहुत ही सीरियसली परसू किया, लेकिन बाद के लोगों ने फिर न तो उधर परसू किया ना इधर परसू किया है। तो ये यहाँ पर कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन नहीं आया है सरकार में। ये एक समस्या मुद्दा तो है, एक मुद्दा है जिस पर कि काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला। सो व्यूवर्स इस तरह देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यू नो ये जो जमींदारी सिस्टम पे मैं हर पक्ष को कवर कर रहा हूँ ताकि आई डोंट हैव द चैनल डजंट हैव एन ओपिनियन। ये व्यूवर्स का ओपिनियन से आप लोग अपना व्यू बनाइए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।